हमारी आज की कहानी है माँ की जिम्मेदारी। भाई माँ अकेले मेरी जिम्मेदारी नहीं है। महीना शुरू हुए इतने दिन हो गए और आपने अभी तक भी पैसे नहीं भेजे। मैं ही अकेला माँ का खर्चा क्यों उठाऊं? अभी मेरे मकान का भी काम चल रहा है। अब मकान बनवाऊं या माँ की बीमारी में पैसा खर्च करूं? मेरे पास भी कोई खजाना नहीं गड़ा हुआ है। सुमित फोन पर चिल्ला रहा था और मोहन चुपचाप सुन रहा था। छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने में सुमित माहिर था। छोटा भाई होने के बावजूद भी वो मोहन को सुना देता था और अपनी हर जिद पूरी करके मानता था। मोहन ने 2 दिन का समय मांगा और अपने दोस्त से उधार लेकर पैसे सुमित के अकाउंट में भिजवा दिए। कहने को मोहन बड़े शहर में रहता था, पर बस जितना बड़ा शहर उतने ही बड़े खर्चे थे। घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मकान का किराया, ऑफिस आने जाने का खर्चा और राशन पानी, मेडिकल का बिल सब बंधा हुआ था। महीने के पैसों में से कुछ हजार रुपए निकालना मुश्किल हो जाता था। मोहन की परेशानी सिर्फ उसकी पत्नी सीमा समझती थी। वो पति के सुख दुख की साझेदारी थी। अपने पति के कमाए रुपयों के बजट के हिसाब से चलती थी। महीनों से उसने नया कपड़ा नहीं खरीदा था। घर की ऐसी बहुत सी जरूरतें थी जिन्हें वो टाल दिया करती थी। मोहन की सैलरी में से कुछ बचता ही नहीं था। मन में इच्छाओं का संसार लिए वो अपने जीवन साथी का बराबर साथ दे रही थी। उसने कई बार अपनी सास को कहा कि वो कुछ दिनों के लिए उनके पास आकर रहे। जानकी जी अपने छोटे बेटे के ही पास रहना चाहती थी, क्योंकि वहीं पर उनके सारे रिश्तेदार रहते थे और आधुनिक सुख सुविधाएं थी। जानकी जी के बड़े बेटे मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की, पर वो ज्यादा कुछ ना कर पाया। एक जगह नौकरी भी लगी थी, पर वो वहां से छोड़कर आ गया। पिताजी के सुझाव पर उसने बिजनेस शुरू किया, पर वो बिजनेस में भी अच्छा न कर पाया और अब उसकी उम्र भी शादी की हो गई थी। लड़की वालों के रिश्ते आए, पर सबने बिजनेस अच्छा ना देखकर इनकार कर दिया। सीमा के घर वाले गरीब घर के थे, इसलिए उन्होंने शादी कर दी। उनका मानना था कि परिवार के बीच बेटी का पेट पल जाएगा। शादी होने के बाद सीमा को अपने पति की वजह से ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन वो खाना खा रही थी तो जानकी जी बोली, तेरी पति की कमाई का खाना नहीं है जो इतना लेकर बैठ गई है। इस हिसाब से खाया कर। मेरा पति कमा रहा है और ये घर उसी से चल रहा है। रोटी का टुकड़ा सीमा के हाथ में रह गया। अब तो उसने जिद पकड़ ली कि वो मेहनत से काम करे और घर में पैसा लाकर दे। सीमा ने अपने दूर के रिश्ते के भाई को कहा और उसकी कंपनी में मोहन की नौकरी पक्की हो गई। तूने सास ससुर की सेवा के झंझट से मुक्ति पाने का अच्छा उपाय ढूंढा है, जानकी जी ने सुनाया। नहीं माँ जी, मैं इस तरह से रोज आपके ताने सुनकर जीना नहीं चाहती हूँ। ससुर जी की कमाई के पकवान भी मेरे लिए फीके है और अपने पति की कमाई की 2 सूखी रोटी भी मैं हंसकर खा लूंगी। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उस दिन सीमा ने ससुराल छोड़ दिया। मोहन के संग नए शहर में आ गई। नए शहर में बसना आसान नहीं था। धीरे धीरे करके सब सामान बसाया। पति की कमाई से सीमा खुश थी, चाहे थोड़ी ही थी, पर आत्मसम्मान की रोटी खा रही थी। उधर सुमित जब बाहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया तो उसे यह सब सुनकर बड़ा गुस्सा आया। भाई भाभी के इस तरह चले जाने से वो नाराज था। सुमित ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, उसकी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई और अमीर घराने की लड़की से उसकी शादी हो गई। दोनों का अपना जीवन चल रहा था, पर उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भाई भाभी अपने अलग रहे हैं और मेरी पत्नी को यहाँ घर संभालना पड़ रहा है। एक दिन संजना भी गुस्से से सुमित से बोल पड़ी, अपने माता पिता की सेवा करवाने तुम मुझे लाए हो क्या?
मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है क्या? जानकी जी सुन लेती है और वो बहू की मदद कराने लगती है। धीरे धीरे संजना सारी रसोई की जिम्मेदारी का भार जानकी जी पर डालकर खुद रसोई के कामों से मुक्त हो जाती है। जानकी जी सब समझती थी पर उन्हें पैसों का बड़ा लालच था। अच्छी साड़ियाँ और अच्छा खाना उनकी दो कमजोरी थी। संजना उन्हें अपने मायके से आई कीमती साड़ियाँ उपहार में देती रहती थी और उनसे काम करवा लिया करती थी। कहने को वो थक जाती थी पर फिर भी सबसे यही कहती थी कि काम ना करूंगी तो हाथ पैर जाम हो जाएंगे। संजना के जब पहली संतान हुई तो संजना उसी को पालने में लग गई और जानकी जी पर हर काम के लिए निर्भर हो गई। संजना को तो इतना भी पता न था कि रसोई के मसाले भी कहाँ पर रखे हुए हैं। जब भी सीमा फोन पर अपनी सास से बात करती तो वो नाराज सी रहती थी। जब उनकी नाराजगी किस चीज को लेकर थी ये तो सीमा भी नहीं जानती थी। वो जब ससुराल में थी तो वो पूरा काम संभाल लेती थी, अपनी सास को हाथ भी नहीं लगाने देती थी, उनका कहा मानकर उनके अनुसार काम करती रहती थी और उन्हें शिकायत का मौका नहीं देती थी। पर जब बात पति की कमाई और स्वाभिमान की आई तो वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और उसने वो घर छोड़ दिया था। समय बीत रहा था, सुमित और मोहन के बच्चे बड़े हो रहे थे। सुमित की कमाई बहुत थी तो उसकी पत्नी को अब घर छोटा लगने लगा और पति से जिद करके वो नया घर बनवाना चाहती थी। पर सुमित के पिताजी अपने हाथों से बनाए घर को तोड़ना नहीं चाहते थे। एक दिन जानकी जी के पति को दिल का दौरा पड़ा और अचानक उनकी मौत हो गई। 15 दिन तो निकल गए, सब रिश्तेदार भी आकर चले गए, पर उसके बाद जानकी जी का किसी काम में मन नहीं लगता था। संजना का व्यवहार अब बदलने लगा था। जिस सास से वो पैसे के दम पर सेवा करवाती थी, साड़ियों का लालच देती थी, अब वो ही सास बेजान सी हो गई थी। घंटों गुमसुम बैठी रहती थी। अब रसोई का भार संजना पर आ गया तो वो सुमित पर गुस्सा निकालती थी। मैं ही माँ जी की सेवा करने के लिए फालतू नहीं हूँ। तुम्हारी भाभी तो वहाँ मजे से रह रही है और मैं यहाँ रसोई में दिन रात खट रही हूँ। वो तो वहाँ सुखी है और हम यहाँ इनके दुखड़ों के साथ में जी रहे हैं। संजना रोज ही खटपट करती थी। जानकी जी टूटने लगी थी। उस पर बहू के तानों ने उनका कलेजा छलनी कर दिया था। बड़ी बहू के पास भी वो किस मुंह से जाती। अब उनकी सेवा और बीमारी का खर्चा भी संजना को खटकने लगा था। वो रोज ही ताने देती थी और सुमित के कान भी भरती थी। ससुर जी के जाने के बाद संजना ने वो मकान तुड़वा दिया और उसी पर नया मकान बनवाने लगी। पर सास का खर्चा उसे अभी भी अखरता था। आखिरकार सुमित ने कह भी दिया कि भैया मैं आपके लिए हर महीने का खर्च भेजूं, अब मुझसे नहीं उठाया जाता है। मैं घर भी बनवा रहा हूँ, उसमें भी लाखों रुपया लग रहा है। सीमा और मोहन के हाथ ज्यादा खुले नहीं थे और वो देखकर घर चलाते थे। फिर भी उन्होंने माँ के लिए हर महीने खर्च भेजना तय कर लिया। उसने तो कहा भी माँ जी हमारे पास रह लीजिए, पर जानकी जी अब कुछ काम ना करती पर उस घर की चौकीदारी करती थी। संजना और सुमित बाहर घूमने फिरने चले जाते थे तो वो ही दोनों पोतों को संभालती थी और घर पर रहती थी। एक दिन मोहन कंपनी के काम से शहर गया तो माँ से मिलने भी चला गया। माँ की हालत देखकर उससे रहा नहीं पाया और उसने जिद कर ली कि माँ उसके साथ ही घर चलेंगी। पर सुमित और संजना ने मना कर दिया। जानकी जी भी गले तक भर गई थी। उस दिन वो बिफर गई और गुस्से से बोली, तुम दोनों अपने आपको समझते क्या हो? मैं तुम्हारे इशारों पर ही नाचती रहूंगी क्या?
हाँ, पहले मैं थोड़ी साड़ियों की लालची थी, पर अब मुझे किसी चीज चाह नहीं है। अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। बहू, तेरी गलती नहीं है, ये दुनिया की रीत है कि काम करता इंसान ही सबको अच्छा लगता है। जब मैं तेरी रसोई संभालती थी तब मैं तुझे अच्छी लगती थी, पर अब मैं तेरी रसोई नहीं संभाल सकती और अब मैं तुझे बैठी हुई आखरती हूँ। कुछ दिनों के बाद मैं बिस्तर पर भी आ जाऊंगी, तब तुम मेरी बिल्कुल कदर नहीं करोगे। मैं इस उम्र में तुम्हारे घर की क्या चौकीदारी ही करती रहूंगी। सुमित, माँ हूँ तेरी, तुझे 9 महीने कोख में पाला है। छोटा है तो तुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया है, मोहन से ज्यादा तू मेरा लाडला रहा है। तेरी हर जिद पूरी की है, तेरे खिलौने और खेल का मैंने कभी हिसाब नहीं किया, जाने कितने रुपए ऐसे ही खर्च कर दिए, और आज तू माँ के खाने और दवाइयों का हिसाब मांगता है, भाई से बराबर के रुपये मांगता है, जबकि तुझे तेरे भाई की स्थिति का पता है। तेरे पास तो खजाना भरा है, फिर भी एक माँ तुझे भारी लगती है। मकान को चमकाने में लाखों करोड़ों रुपए पूरे कर रहा है, एक से बढ़कर एक चीज मकान में लगा रहा है, कहीं कमी न रह जाए। पर माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं है, मकान में लगाने के लिए लाखों है, पर माँ के लिए हजारों नहीं है। इस माँ ने तुझे पाला और इस माँ का त्याग तू भूल गया। तेरे लिए पैसे इतने कीमती हो गए हैं, तू ये भी मत भूल, तू जिस पर मकान बनवा रहा है वो जमीन मेरे पति की कमाई की है, जिसे तू अपना बता रहा है। अभी इतनी जमीन खरीदने जाएगा तो तेरे पास पैसे भी कम पड़ जाएंगे, फिर तू मकान क्या बनवाएगा। कहते हैं ना, पूत कपूत हो सकता है, पर माता कुमाता कभी नहीं हो सकती है। मैं माँ हूँ, अपने बच्चे से का सदा भला ही चाहूंगी और अपने बच्चे को दुआ ही करूंगी, पर मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकती हूँ। मैंने सीमा के साथ बहुत ही अन्याय किया था, मैं जाकर उससे माफी मांग लूंगी। बेकर्दी से तेरे महल की चौकीदारी करने से अच्छा है मैं मोहन के साथ उसके किराए की झोपड़ी में ही रह लूंगी। जानकी जी ने अपना सामान बांधा और मोहन के साथ में चल दी। वहां पहुंचकर सीमा ने उन्हें आदर से बुलाया और पुरानी बातें भूलकर वो माँ जी की सेवा करने लगी। बच्चे भी दादा दादी कह के आगे पीछे होते रहते थे। घर के सामने ही पार्क था, जानकी जी वहां चली जाया करती थी। वहां उनकी हम उम्र महिलाओं से दोस्ती हो गई थी। वो अब सदमे से बाहर आ गई थी, उनका मन लगने लगा था। घर की साग सब्जियां साफ कर दिया करती थी। महीने की 1 तारीख आ गई थी, इस बार मोहन ने पैसे नहीं भेजे, पर सुमित ने मोहन को माँ के खर्च के लिए पैसे भेजे। इस पर सीमा ने वापस पैसे लौटा दिए। देवर जी, माँ हमारे साथ रह रही है, वो भी इस परिवार का अहम हिस्सा है। जिस तरह हम हमारे बच्चे पाल रहे हैं, उसी तरह माँ जी भी हमारे साथ रह लेंगी। हम जैसा खा रहे हैं वो भी खा लेंगी। माँ भी अब हमारी है, जिम्मेदारी है। मोहन ने भी कहा कि मुझ पर धिक्कार है जो मैं माँ पर किए गए खर्च का हिसाब रखूं और आदत तुझसे लूं। माँ ने खून पसीने से हमें सींचा है, माँ ने रातों जागकर हमें पाला है, हमारे लिए बरसों खाना बनाया है, कभी हम पर किए गए खर्च का हिसाब नहीं लगाया। मेरे भाई, तू ये पैसा तेरे मकान में लगाकर उसे चमका ले। मेरी माँ के चेहरे को मैंने तो मुस्कान से चमका लिया है। मैं माँ का त्याग भूल नहीं सकता, उनके आगे पैसों की कोई कीमत नहीं है। फोन स्पीकर पर था, संजना और सुमित के चेहरे लटक गए, उन्हें अपने पर शर्म आ रही थी। मोहन ने कम पैसों के बावजूद भी माँ की हर इच्छा पूरी की, और संजना और सुमित ने मकान पर लगाए पैसों का तो कभी हिसाब नहीं लगाया, पर माँ के खर्च का हिसाब लगाते रहे। दोस्तों, यह ही दुनिया की कड़वी सच्चाई है। आज भी कई घरों में बेटे बहू घूमते हैं, हजारों की शॉपिंग करते हैं, लाखों मकान में लगा देते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई और अन्य गतिविधियों पर खर्च कर देते हैं, पर कभी हिसाब नहीं लगाते हैं। पर माता पिता पर किए गए खर्च का हिसाब गिना देते हैं और भाइयों से खर्च का बराबर पैसा लेते हैं।
दोस्तों इस कहानी पर अपने राय कमेंट द्वारा जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।